नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरों के बारे में। आप सभी को बता दें कि आज की पहली बड़ी खबर के तहत भारत चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक हुई है। दोस्तों पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है, आप सभी को एक एक करके सारी बातों के बारे में बताएंगे और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टियों को न्योता नहीं भेजे जाने की वजह से सारी पार्टियां नाराज चल रही हैं। लेकिन हम आप सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर आपके हिसाब से सबसे बड़ा फैसला कौन सा लिया जा सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और साथ ही में आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना का कोई भी जवान अब हमारी हिरासत में नहीं है, लेकिन पहले थे। यानी कि आप सभी को बता दें कि जो भी मसला चल रहा है भारत और चाइना का, उसमें चीन ने हमारे जो सैनिक होते हैं उन सभी को हिरासत में ले लिया था। पूरी खबर आपको थोड़ी ही देर में देंगे और सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बीच MMRDA ने रद्द कर दी है चीनी कंपनियों की बोली। बेहद बड़ी खबर है, आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही में बताएंगे कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत जो है वो बिगड़ चुकी है। बता दें कि मैक्स में अब इनको भर्ती करा दिया गया है और साथ ही में ये भी खबर आ रही है कि इनको प्लाज्मा थेरेपी भी दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इनके हालात जो है वो बेहद ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए 20 जून से शुरू होने वाला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये जो अभियान है वो बेहद ज्यादा बड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको पूरी डिटेल इसके बारे में भी दे देंगे और साथ ही में आप सभी को बताएंगे कि आपके राज्य को लेकर वेदर की अपडेट्स क्या कुछ निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर कौन कौन से राज्यों में भीषण बारिश होने वाली है, पूरी जानकारी इसके बारे में भी देने वाले हैं। और साथ ही में बता दें कि चीनी कंपनी ने 72 भारतीय श्रमिकों को कोरोना संक्रमित बताकर जानबूझकर निकाल दिया है। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में पूरी जो भी बातचीत हो रही है आपको बताने वाले हैं। और साथ ही में बता दें कि मजदूरों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। बेहद बड़ी खबर है। और साथ ही में बता दें कि अब दिल्ली की सीमाएं सील नहीं कर सकेंगी यूपी और हरियाणा। जी हां, अमित शाह ने लगा दी है अफसरों की क्लास। बेहद बड़ी खबर। और साथ ही में बता दें कि चीन का बहिष्कार के तहत वीवो से करार खत्म नहीं करेगा BCCI। धूमल बोले कि पैसा भारत आ रहा है ना कि जा रहा है। खैर, इसके बारे में आपकी राय जानना बेहद जरूरी है, तो नीचे जरूर कमेंट करें। और साथ ही में ये भी बताएं कि आप कौन से चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि आंखों का रंग बदला तो रहें सावधान, क्योंकि कोरोना से हो सकते हैं आप भी संक्रमित। बेहद बड़ी खबर, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे, ध्यान से सुन और समझ लीजिएगा। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु के तहत यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि 3 जिलों में 12 दिनों के लिए पूरी तरीके से लगाया जा रहा है लॉकडाउन। बेहद बड़ी खबर, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि यहाँ पर सैन्य मूवमेंट और ट्रेनों की आवाजाही से जुड़ी जानकारियां जो होती हैं उनको चुराने की कोशिश, जी हाँ, खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर यहाँ पर कर दिया गया है और उन सभी को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दें। अब चलिए सीधा जो पहली बड़ी खबर कि भारत चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक हुई है। बेहद बड़ी खबर है, पूरी रिपोर्ट आपको बता दी कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार को नहीं बुलाया गया है। जी हां, न्योता नहीं दिया गया है। और आप सभी को बता दें कि इसको लेकर नाराजगी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई गई है। और साथ ही बता दें कि इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक जिन पार्टियों के 5 से ज्यादा सांसद है, सिर्फ उन्हें इस बैठक में शामिल होने का नियंत्रण मिला था। आप सभी को बता दें कि इसमें कौन कौन से बेहद बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसके बारे में फिलहाल कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से भारत यहाँ पर कौन सा बेहद बड़ा फैसला लेने वाला है, यानी कि पीएम मोदी कौन सा बड़ा फैसला लेंगे। क्या यहाँ पर चीन से सीधा लड़ाई की जाएगी या फिर चीन को किसी अन्य तरीके से बहिष्कार करके या फिर किसी दूसरे तरीके से मारा जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि चीन ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में कोई भी भारतीय सैनिक इसकी हिरासत में नहीं है। और चीन की ओर से यह बयान उन रिपोर्टों के सामने आने के बाद जारी किया गया है जिनमें कहा जा रहा था कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवा घाटी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान चीनी सेना ने भारत के कुछ जवानों को बंदी बना लिया था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को कहा था कि कोई भी भारतीय सैनिक चीन की गिरफ्त में नहीं है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि जहां तक मुझे मालूम है वर्तमान में चीन ने किसी भी भारतीय अधिकारी को हिरासत में नहीं लिया है। और साथ ही साथ आप सभी को यह भी बता दें कि यहाँ पर बातचीत सहित कूटनीति
कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से हुई गहन वार्ता के बाद गुरुवार की शाम को चीन की सेना ने 2 मेजर जनरल समेत 10 भारतीय जवानों को रिहा भी किया था और चीन ने भारतीय जवानों को हिरासत में लिए जाने वाले आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब चलिए जो अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि सीमा पर जो तनाव हुआ है उसमें MMRDA ने रद्द कर दी है चीनी कंपनियों की बोली। पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर व्यापार पर दिखने लगा है और MMRDA ने मोनोरेल रैक्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और चीन की 2 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बोली भी लगाई थी और MMRDA के मुताबिक चीनी मैन्युफैक्चरर्स यहां पर CSR ने अपलोड करने के बाद भी नियम शर्तों को और साथ ही साथ पात्रता मानदंडों में यहां पर संशोधन के लिए लगातार कह रहे थे। लद्दाख तनाव के बीच भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है और इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ संपर्क में बना हुआ है और भारत की सख्ती का असर चीनी कंपनियों पर पड़ने भी लगा है। इससे पहले समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि दोनों सरकारों ने कुछ हद तक सरहद पर तनाव कम करने की कोशिश की है और चीन चाहता है कि आर्थिक और व्यापार सहयोग बना रहे, लेकिन भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ने से संभावित जोखिमों के बारे में चीनी व्यवसायों को सलाह भी दी जानी चाहिए। खैर, आप सभी से एक बार फिर से पूछते हैं कि आपने यहाँ पर कौन कौन से चीनी सामान का बहिष्कार किया या फिर आने वाले समय में कर देंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है। उनका कोरोना का इलाज जो है वो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में बेहद ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और उनका जो निमोनिया है वो भी बढ़ चुका है, वहीं बुखार भी अब है। और साथ ही बता दें कि सत्येंद्र जैन को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मैक्स साकेत हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ उनकी प्लाज्मा थेरेपी भी कराई जा सकती है। केजरीवाल ने कहा कि फेफड़ों में निमोनिया के पैच बढ़ चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब सत्येंद्र जैन की तबीयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी CT स्कैन रिपोर्ट दिखाती है कि उनके जो फेफड़े हैं, जैसा कि हमने बताया, उसमें निमोनिया जो है वो बढ़ चुका है। उन्होंने आज जो है वो काफी थकान और सांस लेने में तकलीफ महसूस करने के बारे में भी बताया और डॉक्टरों की सभी राय मानी जाएगी, ऐसा भी बताया गया है। खैर दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कोई ऐसा मरीज देखा है या फिर अपने आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद यहाँ पर सही सलामत अपने घर पर पहुंच चुका है, इलाज एकदम 100% सफल रहा है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। तो चलिए अब बातचीत करते हैं कि मौसम रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है और क्या कुछ वेदर अपडेट्स हैं। बता दें कि उत्तर भारत में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 25 जून को मानसून आने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में मानसून पूरी तरीके से फैल जाएगा और गुरुवार को दिल्ली का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान जो था वो 46.4 डिग्री सेल्सियस था और आपको बता दें कि जो राजस्थान का अधिकतम तापमान था वो 46.1 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि यहाँ पर राजस्थान का जो टेम्परेचर था दिल्ली से कम था। और आपको बता दें कि यहाँ पर राहत की बात यह है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में 4 दिन पहले मानसून दस्तक दे सकता है। यहाँ मानसून के आने का समय 27 जून होता है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून जो है वो 22 जून तक ही पहुंच जाया करेगा। अब साथ ही ये भी बता दें कि स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल में मानसून का कहर जो है वो देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की यहाँ पर जो आशंका जताई जा रही है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित भरवेली मायल में अंडरग्राउंड माइनिंग का कार्य कर रही चीनी कंपनी CC 3 और 4 ने लॉकडाउन में भी काम बंद नहीं रखा और उल्टा 72 भारतीय मजदूरों को कोरोना संक्रमित बताकर बाहर निकाल दिया। साथ ही बता दें कि चीनी कंपनी के अधिकारी कहते हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण है और सभी इंडियन संक्रमित हैं, इस कारण वे उनसे काम नहीं करा सकते हैं। और ये आरोप जो है वो चीनी कंपनी में कोरोना संक्रमण के पहले तक मजदूरी का कार्य कर रहे मजदूरों ने लगाए हैं। और साथ ही बता दें कि मजदूरों ने बताया कि 25 मार्च से देश में लागू किए गए लॉकडाउन में भी चीनी कंपनी ने काम बंद नहीं किया और इस दौरान सिर्फ भारतीय मजदूरों को ही काम से निकाला गया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि लॉकडाउन के कारण शहरों से लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के गांव तेलिहार से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर के जरिए इस अभियान के बारे में लॉन्चिंग और साथ ही साथ पूरी जानकारी भी बता दी गई है। बेहद बड़ी खबर है और आप सभी को बता दें कि सरकार की ओर से दी जानकारी के मुताबिक
मुताबिक 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा और इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटन किया जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन के बीच खूनी संघर्ष के बाद देश भर में चीनी सामानों कंपनियों के बहिष्कार की मांग तेज हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे थे कि इसका असर इंडियन प्रीमियर लीग और टीम इंडिया पर भी पड़ने वाला है, लेकिन गुरुवार को बीसीसीआई के यहाँ पर जो कोषाध्यक्ष है अरुण कुमार धूमल ने स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड जो है अगले चक्र के लिए अपनी परियोजना जो है वो नीति की समीक्षा के लिए तैयार करेगा और बता दें कि आनन फानन में वीवो कंपनी के साथ करार खत्म नहीं करेगा। बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर ये जो है वो चीनी कंपनियों का बहिष्कार नहीं करने वाले हैं। आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा होगा और चीन को नहीं होगा, ऐसी बात कही गई है। आपसे पूछना चाहते हैं आपके हिसाब से ये बात सही है या फिर है गलत, नीचे कमेंट करें। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि आंखों का रंग बदला तो सावधान हो जाएं, क्योंकि बेहद बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। बता दें कि कोरोना का कहर जो है जारी है, इसके लिए नए नए लक्षण जो है वो सामने आते जा रहे हैं। इसी बीच एक अध्ययन में अब कोरोना वायरस के एक नए लक्षण का पता चला है। अगर आंखों का रंग बदल जाता है तो यह कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य तमिलनाडु है और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में जो है 3 जिलों में 12 दिन तक लॉकडाउन कराने का फैसला कर लिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर चेंगलपेट सहित आसपास के 3 जिलों के अन्य इलाकों में पुलिस के जो है ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं और नियम उल्लंघन की जांच के लिए भी यहाँ पर उन सभी को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने 19 जून से 30 जून के बीच लगने वाले इस लॉकडाउन को मैक्सिमाइज रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन का नाम दिया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर साइबर हमले को लेकर चेता दिया है। एजेंसियों ने बताया है कि एक वायरस की मदद से ट्रेन की गतिविधियों और अन्य जानकारियों को चुराने की कोशिश की जा रही है और सूत्रों का कहना है कि सीमा पर चीन से तनातनी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से चीन की एक कंपनी का ठेका रद्द करने जैसे कदमों को देखते हुए ही साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ है। आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि अगर चाइना ऐसी कोई हरकत करता है यानी कि साइबर बुलिंग करता है वो भी भारत को, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं? यहाँ पर भारत को कौन सा दूसरा फैसला लेना चाहिए अगर चीन की ऐसी हरकत है तो? अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गन्ना किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से 418 करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया है। पिछले 3 साल के दौरान योगी सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यहाँ पर भुगतान किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित हुआ है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि भारत और चीन के बढ़ते विवाद के बीच यहाँ पर देश में चीनी प्रोडक्ट बॉयकॉट करने की मुहिम शुरू हो चुकी है और ऐसे में सरकार ने भी घरेलू व्यवसायों की आगे बढ़ाने की सोच को देखते हुए चीनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेड बैरियर लगाने का प्लान बना लिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने चीन के लगभग 300 प्रोडक्ट के ऊपर आयात शुल्क बढ़ाने की योजना बना दी है और रॉयटर्स के अनुसार लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल से इस योजना की समीक्षा की जा रही है। ये हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए नई सर्विस एयर एशिया फ्लाई पोर्टर को लॉन्च कर दिया है। इस सर्विस के तहत कंपनी यात्री के घर से लगेज कलेक्ट करेगी और उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। यानी कि इस सर्विस के जरिए यात्रियों को लगेज का झंझट नहीं रहेगा और उनकी यात्रा आरामदायक हो जाया करेगी। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि शुरुआती में एयरपोर्ट से डेस्टिनेशन प्लेस तक एक तरफ की डिलीवरी के लिए इस सेवा के तहत 500 रुपए का चार्ज लिया जाएगा और एंड टू एंड सर्विस को चुनने वाले यात्री को दोनों तरफ से कुल मिलाकर 1000 रुपए खर्च करने होंगे। पहले चरण में बेंगलुरु, नई दिल्ली और हैदराबाद में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। जल्द ही इसे मुंबई में भी शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।